आपको एक और चीज मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये जो थॉमस कप है ये है पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड। वही अगला क्वेश्चन हम उबर कप का देखने जा रहे हैं। उबर कप जो महिलाओं के बैडमिंटन से रिलेटेड है और चाइना को हरा करके डेनमार्क के होर्सेंस में आयोजित 31वें नंबर का उबर कप खिताब ये जीत लिया है साउथ कोरिया ने। ठीक है, तो उप विजेता यहाँ पर चाइना है, साउथ कोरिया विजेता है, आयोजन स्थल डेनमार्क है। दोनों को एक साथ आप याद रखें। थॉमस कप का 34वां एडिशन है, पुरुषों के बैडमिंटन से रिलेटेड है, आयोजन डेनमार्क में किया गया। विजेता यहाँ पर हो जाएगा आपका चाइना, उप विजेता है फ्रांस, भारत को मिला ब्रॉन्ज मेडल। उबर कप का एडिशन है 31वां, आयोजन इसका भी डेनमार्क में किया गया, साउथ कोरिया विजेता है चाइना को हरा करके। आप लोगों के लिए मंथली ई बुक जो लॉन्च की जाती है हर महीने की ई बुक एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप ये मानिए यदि आपके पास समय नहीं है नोट्स बनाने का तो हर महीने की ई बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं कल्याणी मैम ऑफिशियल एप्लीकेशन से, जो कि आप लोग को मालूम बनना चाहिए। महीने के 250+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इसमें कवर कराए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह लॉन्च किया? तो भारत के ही द्वारा दुनिया का पहला ऑप्टोसार उपग्रह है जो कि लॉन्च किया गया है 3 मई को। बैंगलोर स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी गैलेक्सी ने इस उपग्रह को मिशन दृष्टि के तहत अमेरिका के स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से भेजा है। ये भारत का अब तक का सबसे बड़ा निजी तौर पर विकसित अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। इसकी खासियत क्या है? तो ये उपग्रह ऑप्टिकल और सिंथेटिक अपार्चर राडार को एक साथ जोड़ता है, जिससे एक खराब मौसम और रात के अंधेरे में भी स्पष्ट तस्वीरें ले सकता है। यह आपदा प्रबंधन, रक्षा, कृषि, सीमा निगरानी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। सवाल 8वां है, कौन सा देश परमाणु ऊर्जा के उपयोग से बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश बना है? तो आंसर इसका बांग्लादेश हो जाएगा। तो रशिया की सहायता से रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ईंधन लोडिंग शुरू होने के साथ ही बांग्लादेश ऑफिशियली तौर पर परमाणु ऊर्जा से बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश बना है। ये परियोजना रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, कैपेसिटी इसकी है 2.4 गीगावाट की। इसे रशिया के स्टेट न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन का सहायता प्राप्त है। रोस्टम, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी टका, यहाँ की संसद का नाम जाति संसद है, पड़ोसी देश में भारत, म्यांमार है और राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। ये 5 भारतीय राज्य हैं जो कि बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आईएमएफ ने बांग्लादेश को दी जाने वाली $1.3 बिलियन की सहायता राशि पर रोक लगाई और ब्राजील भारत को पीछे छोड़ते हुए बांग्लादेश में मक्का यानी कि कॉर्न का शीर्ष निर्यातक देश बना। सवाल 9वां है, किस राज्य ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिकों के लिए भारत का पहला विशेष डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र IPGRS लॉन्च किया? तो ये कर्नाटका के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। कर्नाटक ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग श्रमिक जैसे कि स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर के जो कर्मचारी है यही आपकी गिग कर्मचारी कहलाते हैं। तो इनके लिए भारत का पहला विशेष डिजिटल अदालत शिकायत निवारण तंत्र है। इस तंत्र को, ये जो तंत्र है, श्रमिकों की जो पेमेंट है, इनकी कार्य स्थिति और अन्य विवादों को ऑनलाइन दर्ज करने और ट्रैक करने की सुविधा देता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने लिपु लेक को अपना हिस्सा बताते हुए इस रास्ते कैलाश मानसरोवर यात्रा पर भारत और चाइना से आपत्ति जताई है? तो आंसर इसका नेपाल है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। यहाँ पर आपको लिपु लेख दर्रे की लोकेशन दिख पा रही होगी और इसे ही पार करते हुए यहाँ कैलाश मानसरोवर जाते हैं। इसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे। लिपु लेख, काला पानी और लिम्पियथुरा, ये तीनों क्षेत्र भारतीय राज्य के उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के हिस्से हैं। ये देखिए उत्तराखंड से ये लगा हुआ है इधर ऊपर में ये इलाका है और चाइना की वजह से ये बेहद स्ट्रैटेजिक इलाका है क्योंकि यहाँ पर हम ऊंचाई पर हैं और चाइना नीचे है। ऐसे में युद्ध होने पर इस जगह से इंडिया चाइना पर भारी पड़ सकता है। लिपु लेक के रास्ते चाइना में कैलाश मानसरोवर तक यात्रा जुलाई में शुरू होगी। हालांकि इस पर आपत्ति नेपाल ने जताई है कि भाई ये हमारा पार्ट है। ये कैलाश मानसरोवर क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हिंदुओं के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक है। भगवान शिव और मां पार्वती का पवित्र स्थान माना जाता है। इस पर्वत को 30 मिलियन साल पुराना माना जाता है। जैन, बौद्ध और तिब्बत धर्म के लोग भी इस पर्वत को अत्यधिक धार्मिक मानते हैं। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने के लिए प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को वीजा की जरूरत पड़ती है क्योंकि कैलाश पर्वत तिब्बत में है और तिब्बत किसके क्षेत्राधिकार में आता है? चाइना के। 11वां सवाल है,
किस शहर और राज्य में स्थित जो बरगी डैम है, यहाँ 30 अप्रैल 2026 को पर्यटकों से भरा क्रूज डूबने से कईयों की मौत हो गई है। तो ये घटना आप रिलेट करेंगे मध्य प्रदेश से। ऑप्शन बी राइट आंसर है। मध्य प्रदेश के जबलपुर की ये घटना है, आप लोगों ने देखा भी होगा। मौसम बिगड़ने की वजह से यहाँ पर नर्मदा नदी पर जो क्रूज चल रहा था, ये अचानक से पलट गया, जिसके कारण यहाँ पर लगभग 10 से 15 लोगों की डेथ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, सुपर्णा शर्मा के साथ अन्य किस भारतीय पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2026 का पुलित्जर पुरस्कार जो है सुपर्णा शर्मा के साथ साथ आनंद आरके को या आर के आनंद को मिला है। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार इलस्ट्रेट रिपोर्टिंग और कमेंट्री कैटेगरी में ब्लूमबर्ग की नताली ओबिनो पियर्सन के साथ संयुक्त रूप से दिया गया। सबसे पहली बात, ये पुलित्जर पुरस्कार है क्या? तो ये अमेरिका का एक बेहद ही प्रतिष्ठित सम्मान है जो कि पत्रकारिता, साहित्य, संगीत और नाटक के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वालों को दिया जाता है। और इसकी शुरुआत जो है ये 1917 में महान पत्रकार और जो प्रशासक रहे हैं जोसेफ पुलित्जर, इनकी वसीयत के अनुसार की गई थी। और ये पुरस्कार न्यूयॉर्क शहर के प्रतिष्ठित जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी है ना, इसी के द्वारा हर साल प्रदान किया जाता है। कुल 21 अलग अलग कैटेगरी में, जिसमें कि 15 कैटेगरी पत्रकारिता जैसे कि ब्रेकिंग न्यूज, खोजी पत्रकारिता या फोटो पत्रकारिता से संबंधित है। 13वां सवाल है, बिहार में चर्चे में रहा विक्रमशिला सेतु ये टूट गया। पूछा जा रहा है कि किस नदी पर बना था? तो ये बनाया गया था गंगा नदी पर। ऑप्शन बी राइट आंसर है। 4 मई को इसका एक हिस्सा टूटा, हालांकि इसमें कोई जनधन की हानि नहीं हुई क्योंकि ये लगभग 1-1:30 बजे रात की घटना थी। 4.7 किलोमीटर लंबे इस पुल का जो पिलर नंबर 133 है, इसके पास एक स्लैब क्षतिग्रस्त हुआ जिससे भागलपुर और नवगछिया के बीच संपर्क टूटा और 16 जिलों की कनेक्टिविटी भी प्रभावित हुई है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है, मैकल सतपुड़ा रेंज से गुजरती है, जिस पर एक प्रमुख बांध है बरगी बांध। भेड़ाघाट वाटरफॉल भी आप यहीं से रिलेट कर सकते हैं। सोन नदी भी अमरकंटक से निकलती है। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी, 2525 किलोमीटर लंबाई है इसकी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित हालिया घटनाक्रमों के कुछ फैक्ट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, कुछ कथनों पर यहाँ पर विचार करना है। पहला पॉइंट तो ये है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या को, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है, ये बढ़ा करके 38 करने की मंजूरी दी। तो देखिए, पहले 33+1 का फॉर्मूला था, कुल 34 मुख्य न्यायाधीश होते थे, एक मुख्य और 33 अन्य, लेकिन अब इसे बढ़ा करके 38 करने की मंजूरी मिल चुकी है। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति क्या सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम के पास होती है? ये पॉइंट यहां से गलत है, क्योंकि यहाँ पर न्यायाधीशों को बढ़ाने की शक्ति होती तो वैसे राष्ट्रपति के पास है। मतलब कि राष्ट्रपति हालांकि नियुक्ति करते हैं, लेकिन इन्हें बढ़ाने का जो अधिकार है ये संसद को है। संसद कानून बना करके इनकी संख्या है जो कि ये बढ़ा सकते हैं, लेकिन कॉलेजियम जो है ये सिफारिश देने का काम करती है। जैसे कि मैंने मेंशन किया है, कॉलेजियम केवल नियुक्तियों के लिए नाम की सिफारिश करती है और ये स्वीकृत संख्या निर्धारित नहीं कर सकता है। अगला सवाल है, केप वर्डे के पास एक क्रूज जहाज में हाल ही में संदिग्ध हंटा वायरस प्रकोप के संदर्भ में कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं। तो हंटा वायरस से रिलेटेड यहाँ पर कुछ कथनों पर विचार करना है। हंटा वायरस एक जूनोटिक रोग है जो मुख्य रूप से संक्रमित मानव वाहक के सीधे संपर्क से मनुष्यों में फैलता है। तो पहला पॉइंट तो देखिए यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि ये फैल कैसे रहा है? ये एक जूनोटिक वायरस है, ये तो ठीक है, जो कि मुख्य रूप से चूहे और माइस से मनुष्यों में फैल रहा है, न कि सीधे मनुष्यों के बीच फैल रहा है। पहला पॉइंट गलत है। ये 2 प्रमुख बीमारियों का कारण बनता है, HPS यानी कि हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम, और है HFRS यानी कि हेमोरेजिक फीवर विद रीनल सिंड्रोम। और तीसरा ये है कि वर्तमान में हंटा वायरस के लिए कोई भी विशिष्ट वैक्सीन या एंटीवायरल उपचार उपलब्ध नहीं है। कुल मिलाकर के दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ से सही हो जाता है। 16वां सवाल है, अच्छा, केप वर्डे आप देख सकते हैं कहां पर है, तो ये अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में इसकी लोकेशन हो जाएगी, छोटा सा ये कंट्री है। 16वां सवाल है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया जो मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी है, इसके संदर्भ में कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं। तो ये मिशन सरकार के 5F विजन, 5F यानी कि 5 बार F, ये 5 बार F है क्या? फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन,
इसके अनुरूप है, तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य कपास यानी कि कॉटन की उत्पादकता को वर्तमान में जो 440 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है, इसे बढ़ा करके 2030-31 तक 700 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक करना। तो दोनों पॉइंट यहां से सही हैं। अगला सवाल है, किसे यूनेस्को गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2026 से सम्मानित किया गया? तो सूडानी पत्रकार सिंडिकेट इसके विजेता रहे हैं। इन्हें सूडान में चल रहे गृह युद्ध और संघर्षों के बीच पत्रकारों को निशाना बनाए जाने पर निंदा करने, साथ ही देश में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए इनके साहसी कार्यों के लिए दिया गया है। किसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी कि सीबीएफसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो मई के महीने में शशि शेखर वेम्पति सीबीएफसी के अध्यक्ष जो कि बनाए गए हैं। प्रसून जोशी को इन्होंने स्थान रिप्लेस किया है। प्रसून जोशी जो कि अब प्रसार भारती के अध्यक्ष बन गए हैं। किस देश को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के द्वारा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश घोषित किया गया? तो देखिए, दुनिया का दूसरा स्टील उत्पादक देश भारत है। पहले स्थान पर अभी भी यहाँ पर चाइना हो जाएगा। भारत ने वर्ष 2018 में जापान को पीछे छोड़ते हुए उपलब्धि हासिल करी थी और तब से इस स्थान पर कायम है। चाइना सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश अभी भी है। स्थिति क्या है? तो देखिए, भारत लगातार दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक बना हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत ने लगभग 125.32 मिलियन टन कच्चे स्टील का उत्पादन किया है। सवाल 20वां है, भारतीय रेलवे का 18वां रेलवे जोन बना दक्षिण तट रेलवे का पूछा जा रहा है, मुख्यालय कहां पर है? तो ये विशाखापट्टनम में हो जाएगा। 1 जून 2026 से जहां पर परिचालन शुरू हो चुका है और इस जोन में गुंटकुल, गुंटूर, विजयवाड़ा, वोल्टेयर का विशाखापट्टनम हिस्सा शामिल है। अब देखिए, यदि आप डेली मेरे करंट अफेयर की क्लास देखते हैं तो आप लोगों को ये ट्रिक जरूर मालूम होगी जो मैंने 9 मई के करंट अफेयर में पढ़ाई थी। यदि आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप सर्च कीजिए कल्याणी मैम करंट अफेयर 9 मई 2026, जहां पर ये रेलवे जोन को जितने भी इसके डिवीजन है, जितने जोन है, इसके हेडक्वार्टर याद रखने की ट्रिक मैंने बताई थी। वीडियो यहां से लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि 9 मई के करंट अफेयर में इसे आप जाकर के देख सकते हैं। रेलवे के करंट अफेयर पर यदि हम नजर डालें तो जनवरी 2026 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देश की पहले स्लीपर वंदे भारत ट्रेन के रूप में हरी झंडी दिखाई। हावड़ा से गुवाहाटी को कनेक्ट करेगी। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन का सफल आइसोलेशन ट्रायल रन किया गया जींद सोनीपत खंड पर। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान जीता है चंदना सिन्हा ने। भारतीय रेलवे ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर शाइन ऐप लॉन्च किया, जिसकी फुल फॉर्म है सेक्सुअल हैरेसमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट। भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी अहमदाबाद से मुंबई के बीच जापान के सहयोग से। भारत ने अब तक के सबसे लंबे मालगाड़ी रुद्राक्ष का सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया है। इसे एशिया ही नहीं, दुनिया की सबसे, माफ कीजिएगा, इसे भारत ही नहीं एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी माना जा रहा है। 4.5 किलोमीटर लंबी है। रेल मंत्रालय ने वन स्टॉप सोल्यूशन के लिए संरक्षा ऐप लॉन्च किया। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्क ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। और दुनिया, माफ कीजिएगा, गुजरात 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी रखने के लिए लॉन्च किया गया उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसका नाम हो जाएगा जननी। अभी जननी है क्या? तो यहां से इसकी फुल फॉर्म बनती है जर्नी ऑफ एंटीनेटल, नेटल एंड न्यूनेटल इंटीग्रेशन केयर। इसका उद्देश्य है गर्भावस्था से लेकर डिलीवरी तक और न्यूबॉर्न बेबीज की देखभाल की वास्तविक समय यानी कि रियल टाइम में निगरानी रखना और महिलाओं के प्रजनन वर्षों के दौरान उनके डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड को भी ये ट्रैक करेगा और मेंटेन करेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में यहाँ पर कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं। राष्ट्रमंडल का डिस्कशन इसलिए आया है क्योंकि भारत जो है ये 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। कहां पर? अहमदाबाद में। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। क्या ये हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं? पॉइंट बिल्कुल सही है। अभी चल रहा है 2026, इसके पहले 2022 में आयोजित किया गया था इंग्लैंड के बर्मिंघम में। 2026 का मेजबानी कर रहा है स्कॉटलैंड और अब होगा 4 साल बाद यानी कि 2030 में इंडिया होस्ट करेगा अहमदाबाद में। तो पहला पॉइंट सही है। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत पूछा जाए तो 1930 में की गई थी हैमिल्टन कनाडा से। इन खेलों में केवल एशियाई देशों को भाग लेने की अनुमति होती है? नहीं, क्योंकि एशियन गेम्स तो है नहीं, इसमें पूरे कॉमनवेल्थ कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं।
और भारत ने वर्ष 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करी थी। तो कुल मिलाकर के पहला और तीसरा पॉइंट यहाँ पर सही बैठता है। सवाल 23वां है, किस देश को आईएमओ द्वारा जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश घोषित किया गया है? भारत इसका राइट आंसर है। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी संगठन के द्वारा विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत को 2024 में दुनिया का सबसे अधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश घोषित किया गया है। भारत ने 2024 में रिकॉर्ड 137.67 बिलियन डॉलर यानी अमेरिकी डॉलर का प्रेषण यानी कि रेमिटेंस प्राप्त किया और दुनिया का पहला देश बना है। टॉप 5 कंट्री में भारत के बाद मैक्सिको, फिलीपींस, फ्रांस और पाकिस्तान है। और प्रेषण का मुख्य योगदानकर्ता देश अमेरिका, यूएई, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया है, यानी कि भारत को सबसे ज्यादा जहां से रेमिटेंस प्राप्त हुआ है। रेमिटेंस या प्रेषण ये है क्या? एक स्थान से दूसरे स्थान पर, खास तौर पर यदि देखा जाए तो एक देश से दूसरे देश में भेजे जाने वाले पैसों को कहते हैं। जब कोई व्यक्ति विदेश में रह के कमाता है और अपने परिवार या रिश्तेदारों की मदद के लिए अपने मूल देश में पैसे भेजता है तो उसे ही कहा जाता है रेमिटेंस। ये शब्द जो है ये रेमिट से बना है। रेमिट जिसका मतलब होता है भेजना या वापस भेजना। तो इसके लिए कुछ माध्यम होता है। तो ये बैंक मतलब ये पैसा जो है बैंक, पोस्ट ऑफिस या ऑनलाइन मनी ट्रांसफर ऐप के माध्यम से भेजा जा सकता है। तो इसका महत्व क्या है? विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था के लिए ये आय का और विदेशी मुद्रा का एक विशेष या आप कह सकते हैं बहुत बड़ा सोर्स है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस जिले को भारत का पहला मोती फार्मिंग क्लस्टर घोषित किया गया? तो हजारीबाग यहां से राइट आंसर हो जाएगा। ये पहल प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने, साथ ही मोती उत्पादन को व्यावसायिक स्तर पर विकसित करने के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्थानीय स्तर पर वैज्ञानिक तरीकों से मोती की खेती को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करना इसका पर्पस है। 25वां सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में भारत के पहले पूरी तरह से चालू प्रधानमंत्री मित्र पार्क का उद्घाटन किया? देखिए, आधारशिला पहली बार रखी गई थी मध्य प्रदेश के धार में, लेकिन ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद चालू हुआ। चालू होने के बाद उद्घाटन किया गया है वारंगल में, वारंगल तेलंगाना में। लगभग 1700 करोड़ की लागत से ये बना हुआ है मेगा टेक्सटाइल पार्क। और ये पूरा प्रोजेक्ट सरकार का जो मशहूर 5F मॉडल है, अभी जस्ट हमने 5F देखा था, इसे हकीकत में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आप सभी को मालूम है कि ये प्रधानमंत्री मित्र योजना है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें 7 राज्यों के प्रमुख 7 शहरों में मित्र पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। तमिलनाडु हो गया, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र इसमें शामिल है। यहाँ पर 5F के संदर्भ में ये फैक्ट है, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। यानी कि खेत से जाएगा ये फाइबर में कन्वर्ट होगा, फाइबर फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री से ये कपड़ा बनेगा तो मतलब फैशन बन गया, और फैशन बनकर के विदेशों में इसका एक्सपोर्ट किया जाएगा। कपड़ा मंत्रालय द्वारा देश में वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कुल कितने प्रधानमंत्री मित्र पार्कों की स्थापना की मंजूरी दी गई? तो ये कुल 7 है। 48 नंबर का आसियान समिट 2026 का आयोजन कहां किया गया? आयोजन इसका फिलीपींस के शेबू शहर में किया गया था, जिसकी थीम थी नेविगेटिंग आवर फ्यूचर टुगेदर। इस सम्मेलन में डिजिटल इकोनॉमी के लिए एक बड़ा प्लान बनाया गया है, जिससे 2030 तक इस क्षेत्र का डिजिटल बाजार $2 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत